डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। हमारा आज का टॉपिक है हिमनद के कार्य। हिमवर्षा प्राय उच्च अक्षांशों में होती है। उच्च अक्षांशों में बर्फ जमकर विशाल हिमशिला का रूप धारण कर लेती है। जब ये बर्फ की शिला धीरे धीरे आगे सरकती है तो इसे हिमनद कहते हैं। हिमनद कई प्रकार के होते हैं, जैसे घाटी हिमानी, पर्वतपदीय हिमानी, महाद्वीपीय हिमानी, हिमटोपी और ज्वारीय हिमानी। तो पहला है घाटी हिमानी। ऊंचे पर्वतीय भागों में जहाँ की विशाल हिम क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ से बर्फ फिसलकर घाटी में बहता रहता है। ऐसी हिमानी या हिमनद प्राय 2 से 10 किलोमीटर तक लंबे होते हैं। इनकी गहराई और चौड़ाई नदी की तुलना में कहीं अधिक होती है। विश्व में सबसे लंबी घाटी हिमानियाँ पामीर, कुल्लून और हिमालय कराकोरम पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। दूसरा है पर्वतपदीय हिमानी। शीतोष्ण कटिबंध में हिमरेखा काफी नीचे तक उतर आती है, इसलिए यहाँ की छोटी छोटी घाटी हिमानी पहाड़ों की तलहटी में उतरकर आपस में मिलने लगती हैं। अलास्का की बेरिंग मालास्पिना, आयरलैंड की बेटाना जोकुल और ग्रीनलैंड की फ्रेडरिकशाव ऐसी ही पर्वतपदीय हिमानी हैं। नेक्स्ट है महाद्वीपीय हिमानी। कुछ हिमानियों का विस्तार लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होता है। प्लीस्टोसीन हिमयुग के समय ऐसी महाद्वीपीय हिमानी यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के विशाल क्षेत्रों को घेरे हुए थी। नेक्स्ट है हिमटोपी। संक्षेप में महाद्वीपीय हिमानी का छोटा रूप हिमटोपी कहलाता है। वैसे तो अधिकांश ऊंचे पर्वतीय शिखर एक प्रकार से हिमटोपिया ही हैं। ध्रुवों के निकट के द्वीप, विशेषकर कनाडा के उत्तरी द्वीपों पर भी स्थायी बर्फ के क्षेत्र पाए जाते हैं। ये भी हिमटोपिया ही हैं। नेक्स्ट है ज्वारीय हिमानी। जब महाद्वीपीय हिमानी का विस्तार समुद्र तट तक होता है तो ऐसी बर्फ का एक भाग जीप की तरह समुद्र की ओर खिसकता जाता है। जब तक ऐसी हिमानी का संबंध मुख्य या महाद्वीपीय हिमानी से बना रहता है, तब तक इसे ज्वारीय हिमानी कहते हैं। हिमनद के 3 कार्य हैं: अपल्दनात्मक कार्य, परिवहन कार्य और निक्षेपण कार्य। हिमानी के जो अपल्दनात्मक कार्य हैं वो 3 रूपों में संपन्न होता है: अपघर्षण, सन्निघर्षण और उत्पाटन। हिमानी का अधिकांश अपल्दनात्मक कार्य अपघर्षण विधि से ही होता है, लेकिन अकेले हिम में अपरदन की अधिक क्षमता नहीं होती।
जब उसमें शिलाखंड और कंकड़ पत्थर जुड़ जाते हैं तो घाटी की तली और पार्श्व को रगड़ने और खरोंचने की क्षमता उत्पन्न होती है। दूसरा है सन्निकर्षण। हिमानी के साथ प्रवाहित होते हुए कंकड़ पत्थर और शिलाखंड आपस में भी रगड़ खाते हैं और घिसते रहते हैं। इस प्रक्रिया को सन्निकर्षण कहते हैं। नेक्स्ट है उत्पाटन। हिमानी की तली में अपक्षय के कारण बने चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े गतिशील हिम के साथ फंसकर आगे खिसकते रहते हैं। इस क्रिया को उत्पाटन कहते हैं। हिमानी के अपवर्तनात्मक जो कार्य हैं उसके विषय में विद्वानों के विभिन्न विचार हैं। इस विषय में अनेक विचारधाराएं हैं, जैसे प्रतिरक्षात्मक विचारधारा, अपवर्तनात्मक विचारधारा और मिलीजुली विचारधारा। प्रतिरक्षात्मक विचारधारा के अनुसार हिमानी भूमि की रक्षा करती है। इनके द्वारा अपवर्तन बहुत ही कम होता है। इस विचारधारा के प्रवर्तक हेम नामक विद्वान हैं। अपवर्तनात्मक विचारधारा के प्रवर्तक हेस नाम के विद्वान हैं। उनके अनुसार हिमानियाँ उतना ही अपवर्तन करती हैं जितना कि नदियाँ। मिलीजुली विचारधारा को मानने वाले लोगों का मत है कि हिमानियाँ धरातल का अपवर्तन और रक्षा दोनों ही करती हैं। जब तक हिम हिलता डुलता नहीं है तब तक भूमि की रक्षा करता है, और जब प्रवाहित होता है तो अपवर्तन करने में समर्थ होता है। तो ये तो था हिमानी का अपवर्तनात्मक कार्य। हिमानी का दूसरा कार्य है परिवहन का। सामान्यतः हिमानियों की गति इतनी मंद होती है कि वो गतिहीन सी लगती हैं, लेकिन हिमानी की परिवहन शक्ति का प्रमाण उन शिलाखंडों से मिलता है जो अपने मूल स्थानों से सैकड़ों मील दूर हटा दिए गए हैं। हिमानी अपने साथ अधिक मात्रा में मलबा जैसे कंकड़, पत्थर, रोड़े, शिलाखंड, बालूकण, मिट्टी आदि लेकर आगे बढ़ती है। हिमानी की घाटियों में पार्श्विक अपवर्तन, तलीय अपवर्तन, हिमशिलाओं के खंडित होने और अपक्षय के कारण काफ़ी मात्रा में जलोढ़क एकत्रित हो जाते हैं जो हिमानी द्वारा परिवहित होते हैं। हिमानी द्वारा परिवहित इन पदार्थों में बड़े बड़े शिलाखंड, गोलाश्म, पाषाण बट्टियाँ, मिट्टी, बजरी, बालू, शैलचूर्ण, वनस्पति आदि हो सकते हैं। ये पदार्थ हिमानी के विभिन्न भागों में फंसे हुए पाए जाते हैं। कुछ उसकी तली पर, कुछ किनारों के साथ, कुछ उसके अग्रभाग में, कुछ हिमानी के विभिन्न परतों के मध्य और कुछ हिमानी की ऊपरी सतह पे हिम में फंसे हुए रहते हैं। इस प्रकार से बड़ी मात्रा में पदार्थ हिमानी के विभिन्न भागों में
फंसे हुए परिवहित होते रहते हैं। अब नेक्स्ट है हिमानी का निक्षेपण कार्य। हिमानी का निक्षेपण कार्य तभी संभव होता है जब हिम का पिघलाव आरंभ हो जाता है। हिमानी का नितल विभिन्न प्रकार के चट्टानी पदार्थों से भरा रहता है। ये जो पदार्थ हैं वो हिमानी द्वारा ढोए जाते हैं। हिमानी इन सभी पदार्थों को परिवहित कर उस स्थान पर निक्षेपित कर देती है जहां हिम पिघलने लगता है। हिमानी द्वारा निक्षेपित इन पदार्थों को हिमोड़ कहा जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे पार्श्ववर्ती हिमोड़, मध्यस्थ हिमोड़, तलस्थ हिमोड़, अग्रांतस्थ हिमोड़, अवकाशी हिमोड़, अपक्षरण हिमोड़, अंतरहिमानी हिमोड़ आदि। पार्श्ववर्ती हिमोड़ हिमनद के किनारों पर एक सीधी रेखा में जमा होता जाता है। इसके द्वारा हिमनद अपने पार्श्व को अधिक मात्रा में अपवर्तित करते हैं। जब दो हिमानियां परस्पर मिलती हैं तो संगम स्थल पर उनके भीतरी किनारों के पार्श्ववर्ती हिमोड़ मिलकर एक हो जाते हैं। इस प्रकार हिमानी के मध्यवर्ती भाग में हिमोड़ के टीले बन जाते हैं। इनको मध्यवर्ती हिमोड़ कहा जाता है। हिमनद अपने साथ बहुत सा मलबा घसीटता हुआ लाता है, जिसका बहुत सा भाग तली में स्थित रहता है। अतः तली पर स्थित मलबे को ही तलस्थ हिमोड़ कहा जाता है। हिमनद का सबसे आगे वाला भाग जो पिघलकर जल में परिवर्तित हो जाता है, उस भाग पर एकत्रित मलबे को अग्रांतस्थ हिमोड़ कहते हैं। जब कोई हिमानी पीछे हटते समय किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए ठहर जाती है तो पूर्व निक्षेपित अग्रांतस्थ हिमोड़ से कुछ पीछे हटकर दूसरे अग्रांतस्थ हिमोड़ का टीला बन जाता है। इस प्रकार हंसियाकार टीलों की एक अनियमित पंक्ति बन जाती है। इसे अवकाशी हिमोड़ कहा जाता है। जब पर्वतीय किनारों से शिलाखंड और विभिन्न आकार के पत्थर टूटकर हिमानी के तल पर गिर जाते हैं तो वे हिम में मिलकर सतह पर बहते हुए चलते हैं। इन्हें अक्षरण हिमोड़ कहा जाता है। जो हिमोड़ हिमानी की हिम में फंसे हुए रहते हैं और जिससे ठोस हिम में स्तर बन जाते हैं, उसे अंतरहिमानी हिमोड़ कहते हैं। हिमानी के निक्षेपण कार्य से विस्थापित शिलाखंड का भी निर्माण होता है। हिमानी के साथ बहकर या लुढ़ककर बहुत से रोड़े, कंकड़, पत्थर आदि आते हैं। कभी कभी ये रोड़े बहते हुए बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं और हिम के पिघलने पर वहीं छूट जाते हैं। अतः ये रोड़े आसपास की चट्टानों से सर्वथा भिन्न होते हैं। इन्हें विस्थापित शिलाखंड कहा जाता है। जब कोई हिमानी पिघलने लगती है तो कभी कभी कुछ पार्श्विक हिमोड़ के शिलाखंड तलहटी के किनारे पर विलक्षण दशा में चिपके रह जाते हैं। इनको द्विस्थित शिलाखंड कहते हैं। हिमानी के निक्षेपण से हिमनदोरगिरी का भी निर्माण होता है। हिमनदोरगिरी या हिमनदोर टिब्बा तलस्थ हिमोड़ का एक विशिष्ट भूरूप है। जब तलस्थ हिमोड़ का थोड़ी थोड़ी दूरी पर अंडाकार टीलों के रूप में निक्षेपण हो जाता है तो इन्हें हिमनदोरगिरी या ड्रमलिन भी कहते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।